नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुई कार्रवाई। 3 मार्च को पेश होगा बजट। कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद की जांच के लिए बिलासपुर पहुंची फैक्ट फाइंडिंग समिति, सभी से कर रही 1-to-1 चर्चा। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का होने लगा वितरण। संबंधित थानों में सुरक्षा के साथ किए जा रहे जमा। और खिलाड़ी सहित अन्य गतिविधियों में शामिल छात्र छात्राओं को मिलेंगे बोनस अंक, सरकार ने जारी किया आदेश। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल रमेन डेका ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल श्री डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चंद्रदास महंत ने स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह विधानसभा गणतंत्र का मंदिर है, यहाँ संविधान की पूजा होती है। मुझे खुशी है कि सदस्यगण अपनी पूरी क्षमता के साथ यहाँ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे हैं। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता की आवाज़ इस फोरम में रख रहे हैं। विकसित देशों की सूची में शामिल होने भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने मेरी सरकार ने जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा आम जनता का फीडबैक लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए अपनी बात रखी। यह विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इस बीच होली पर्व की छुट्टी रहेगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। 24 फरवरी सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। सुबह राज्यपाल के अभिभाषण से कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान सदन में बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, कांग्रेस के अन्य विधायकों ने हाल ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां भाजपा ने इसे अपनी जीत बताया तो वहीं कांग्रेस के भूपेश बघेल ने डरा धमकाकर षड्यंत्र कर चुनाव अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीते हुए प्रत्याशियों को हारा हुआ साबित किया जा रहा है। इसी तरह विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मदमस्त भाजपा को सदन के जरिए याद दिलाते रहेंगे और महावत का काम करते रहेंगे। धर्मलाल कौशिक ने बैलेट पेपर और ईवीएम से हुए चुनाव को भाजपा के पक्ष में बताया और कहा कि कांग्रेस की ठीकरा फोड़ने वाली बात अब यहां खत्म हो गई, क्योंकि दोनों ही प्रणाली से भाजपा को ही लाभ हुआ है। प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे
कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीज़न में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। अब ये झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया, पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेरा फेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे हुए घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। तो नहीं, ये कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास आंकड़ों के साथ हम बात करते हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में 10 नगरीय निकाय में 10 नगर निगम में 10 के 10 महापौर हो गए। अब इसमें गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का कौन सा विषय है? ये सर्वविदित है। पंचायतों में अधिकृत प्रत्याशियों के आंकड़े हमारे पास है और मैं आपको बताऊं आज और बचा हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। निश्चित रूप से विपक्ष में विपक्ष का जो हमारा धर्म है, जनता और जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार को सचेत करेंगे, सरकार को याद दिलाएंगे और सरकार को ये महसूस कराएंगे कि आप सत्ता में हो तो मदमस्त हाथी नहीं हो। मदमस्त हाथी के रूप में मत बनिए जो अपनी मौज में चलता है। ये सदन महावत का काम करता है, जैसे मीडिया महावत का काम करती है। मदमस्त हाथी को लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी को जिताया और ये जो ठिकरा पोड़ते थे ईवीएम के ऊपर, तो बिना ईवीएम के भी जो चुनाव कराए हैं उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो मतदान हुआ उसमें भी भारी मात्रा में हमारे जो जिस प्रकार से जिला पंचायतों में सदस्य हमारे चुन करके आए हैं, जनपद में चुन करके आए हैं और सरपंच चुन करके आए हैं, तो बिना ईवीएम के आधार पर भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बोलने के लिए कोई विषय बचा नहीं है तो किसी भी बात का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता चाहे शहर के हो चाहे ग्रामीण के हो, पूर्णतः हमारे कार्यों के ऊपर में, नीतियों के ऊपर में मुहर लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार में फिर से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बीच में ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मौजूदा समय में सरकार में 10 मंत्री हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं। इसके अलावा एक मंत्री पद और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा हैं और वहां 13 मंत्री कार्य करते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा है लेकिन यहाँ 12 मंत्री का पद है। ऐसे में एक मंत्री पद को बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी इसी दौरान की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद इस तरह की अटकलों में और तेजी आ गई है। निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी इसी माह के अंत में करने की बात कही जा रही है, जिससे चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को उनका इनाम मिल सके। हालांकि बिलासपुर जिले से मौजूदा समय में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बिलासपुर जिले को एक मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे में 2 कद्दावर नेताओं के बीच इस पद को लेकर टक्कर है। हालांकि वरिष्ठ विधायक ने पद को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर की है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात नहीं है। मंत्रिमंडल में जो 2 हमारे रिक्त हैं, मुझे लगता है कि चाहे बजट के सत्र के दौरान हो या बजट के सत्र के दौरान के बाद, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है और जवाबदारी जिनको दी जाएगी जवाबदारी काम करेंगे। आपको कोई स्थान मिल रहा है मंत्रिमंडल में? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हम लोग अपेक्षा तो यही करेंगे। देखो, सभी लोग रेस में रहते हैं, लेकिन जो पार्टी निर्णय करेगी सबको स्वीकार्य है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने
स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की और विभिन्न सुविधाओं और प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान तरुण प्रकाश ने स्टेशन परिसर, निर्माणाधीन पार्किंग, गेट नंबर 1 और 4 का अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। स्टेशन प्रवेश तथा अन्य सेवाओं को व्यवस्थित रखा जाए, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय का भी निरीक्षण किया और उसकी स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महाप्रबंधक ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित रेलवे स्टेशन के 3D मॉडल का अवलोकन किया। उन्होंने पुनर्विकास कार्य के दौरान रिजर्वेशन काउंटर को बंगला यार्ड के पास स्थानांतरित किए जाने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया तथा यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त तरुण प्रकाश ने स्टेशन के दूसरी ओर स्थित सेकेंड एंट्री का भी विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया और वहां की यात्री सुविधाओं का मूल्यांकन किया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क। 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान, बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे आंतरिक मतभेद, गुटबाजी और निष्कासन के मामले ने प्रदेश भर की राजनीति को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और निष्कासित कार्यकर्ताओं से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस की यह विशेष जांच टीम सोमवार को बिलासपुर पहुंची, जहां पार्टी से निष्कासित और वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर पूरे मामले की जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग जांच कमेटी में पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, अरुण वोरा और महेंद्र छाबड़ा को शामिल किया गया है। इन वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे निष्कासित नेताओं से मुलाकात कर उनकी आपत्तियों को सुने और पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में यह विवाद खुलकर सामने आ गया। अब जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाते हुए उन पर निष्कासन की कार्रवाई कर दी। जिला नेतृत्व ने प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, प्रदेश सचिव त्रिलोक श्रीवास और महिला कांग्रेस महासचिव सीमा पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को भी पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा कर दी। इस फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष और नाराजगी का माहौल पैदा हो गया, जिसके चलते कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व से नाराज दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी में गहराते इस संकट और नेताओं की नाराजगी को देखते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य निष्कासित नेताओं और गुटबाजी के आरोपों को गहराई से जांच करना है। यदि उनको शिकायतें मिली हैं, संगठन के हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से शिकायत मिली है, जो पीड़ित जो प्रत्याशी हैं उनसे जो शिकायतें मिली हैं, उसके आधार पर जो उन्होंने सही पाया या जो भी परिस्थिति थी, सही मिला न मिला, जांच किया न किया, ये हम लोग देखने आए। निश्चित तौर पर फोटो के भी प्रमाण हैं और वीडियो के भी प्रमाण हैं, और उस पर हमने बताया ना, हम लोग इस जांच रिपोर्ट को हम लोग एक साथ मिल बैठ करके तय करेंगे। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएंगे, जिस पर जो है प्रदेश कमेटी कार्रवाई करेगी। रविवार को बिलासपुर के कांग्रेस भवन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पूरी तरह बंद दरवाजों के भीतर की गई, जहां निष्कासित नेताओं और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की गई। इस दौरान निष्कासित नेताओं ने अपनी बातें रखते हुए निष्कासन के फैसले पर अपनी आपत्तियां और तर्क प्रस्तुत किए। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ में
लोगों ने काम किया और लोगों की कार्रवाई हुई। जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो लोग भी अपना पक्ष यहाँ पर रखे हैं और इसी के साथ में लगभग इस ज़िले से संबंधित सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण भी और अन्य पदाधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उन बातों को अभी मौखिक भी लोगों ने बात रखी, मौखिक बात को भी हम लोगों ने उसको नोट किया है और इसी तरह से लिखित में भी दिया है, जिसका हम लोग और विस्तार से अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करने के बाद में और आपस में अभी हम लोग तीनों सदस्यगण आपस में चर्चा करने के बाद में हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोग सौंपेंगे। बैठक कई घंटों तक चली, जिसमें पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी, निष्कासन के पीछे की वजह और कांग्रेस संगठन के अंदर उठ रहे असंतोष के मुद्दों पर चर्चा हुई। कमेटी के सदस्यों ने निष्कासित नेताओं से उनकी शिकायतों को विस्तार से सुना और घटना की तह तक जाने का प्रयास किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस लिया जाए या फिर उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा जाए। जो नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित है और चाहे जिला पंचायत के चुनाव में, निश्चित तौर पर पार्टी के द्वारा यह निर्देशित होता है कि जो भी घोषित प्रत्याशी हैं हमारे पार्टी के द्वारा, यदि घोषित प्रत्याशी के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति अनुशासनहीनता कर रहा है, चुनाव में गलत प्रचार कर रहा है या बागी प्रत्याशी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ये तो स्थायी प्रावधान है। ये चुनाव चलती भी कार्रवाई होती है, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होती है। लेकिन यह बात देखना भी आवश्यक होता है कि ये आरोप या जो लगाए गए हैं ये कोई सही आरोप है कि निराधार है, ये भी देखना पार्टी का काम होता है। और वही देखने हम लोग आए हैं कि जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सत्यता है या कितनी सत्यता नहीं है, ये चीज़ों की जानकारी लेना ही प्रमुख उद्देश्य था। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक राजनीति और संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के भीतर जिस तरह गुटबाजी और आपसी मतभेद उभर कर सामने आए हैं, उसे न केवल प्रदेश कांग्रेस की साख को प्रभावित किया है, बल्कि आगामी चुनाव के मद्देनज़र पार्टी की मजबूती पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं कागजों पर तो तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रिवरव्यू रोड, जो शहर के सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक होना चाहिए, वहां कचरे का अंबार लगा हुआ है। सड़क किनारे बिखरा कचरा, दुर्गंध और गंदगी न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, इसके अलावा राहगीरों के लिए भी गंभीर समस्या बन गई है। स्मार्ट सिटी का सपना तभी साकार होगा जब सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर निगम और प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने होंगे, वरना बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बजाय कचरा सिटी के नाम से पहचाना जाने लगेगा। कांग्रेस शासन काल में सड़कों को मवेशियों से मुक्त करने के लिए गौठान योजना लाई गई थी। रोका छेका अभियान के जरिए भी दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर से अब सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगने लगा है, जिसकी वजह से राहगीरों को वाहन चलाने में समस्या होती है। शासन की माने तो सड़कों को मवेशी मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर से शहर सहित नेशनल हाईवे की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगने लगा है। इनकी वजह से चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इनकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती है। भूपेश बघेल सरकार में सभी मवेशियों को एक निश्चित स्थान तक पहुंचाने की कोशिश हुई। गौठान सहित मवेशियों को रखने के लिए बनाए जाने वाले कांजी हाउस को भी स्थापित किया गया, लेकिन बदली सरकार में उन मवेशियों की चिंता बंद कर दी गई है। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले और हाईवे पर जिस तरह से मवेशी सुबह शाम डेरा जमाए रहते हैं, उससे कई बार दुर्घटना भी सामने आई है। कई मवेशियों की जीवन लीला भी समाप्त हुई है। आए दिन वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, लेकिन धरातल पर शासन की योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अभी भी सड़कों पर सुबह से शाम तक मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है।
वाहन चालकों का कहना है कि शासन को इन योजनाओं का क्रियान्वयन तरीके से करना चाहिए ताकि वाहन चालकों को सुविधा मिल सके। हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मतलब भीड़ में भी कई मवेशी बैठे रहते हैं, इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अभी बीच में सरकार द्वारा निकला था कि रोका छेका जो निकला था, ठीक है, तो वो पुनः शुभारंभ करें और इससे लोग दुर्घटना से बच सकें। काफ़ी मतलब ट्रैफिक भी रहती है और कोई फैमिली लेके भी आदमी जा रहा है तो उससे काफ़ी दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि नगर निगम आयुक्त का कहना है कि पिछले कुछ समय में शहर में बैल को किसानों को दिया गया है, जिससे शहर में मवेशियों का डेरा कम हुआ है। तो वहीं आने वाले समय में इसे और तेज गति से चलाया जाएगा ताकि इन समस्याओं से निजात मिल सके। इसमें जब मॉनसून सीज़न रहता है तो हम यूजुअली देखते हैं कि मवेशी ज़्यादा रोड पर रहते हैं और जैसे जैसे ये ग्रीष्मकालीन समय आते रहता है तो धीरे धीरे मवेशी रोड से हट भी जाते हैं। इसमें मैं पिछले साल का बताऊं तो लगभग ऐसे 4000 प्लस मवेशी थे जिनको रोड पर नगर निगम के द्वारा कैप्चर किया गया था। इसमें ऐसे लगभग 750 बैल जोड़ी थे जिसको हमने यहाँ से बैगा समुदाय के लोगों को बांटा भी था। इसी को अभी कुछ जगह से कंप्लेन भी आ रहे हैं कि कहीं अभी भी गाय बैल जो है रोड पर दिख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लगातार इसमें सघन अभियान चलाया जाएगा और इनको जो है रोड से हटाया जाएगा जिससे कहीं भी ट्रैफिक बाधित नहीं हो। मवेशियों के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराकर वहां व्यवस्था बनाने की जरूरत है ताकि राहगीरों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता, प्रवेश निःशुल्क, 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान, बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होने जा रही है। सोमवार को दयालबंद स्थित महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय समन्वय केंद्र से परीक्षा सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें पहले दिन 72 केंद्रों को सामग्री बांटी गई। 1 मार्च से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले की बात करें तो यहां परीक्षा के लिए 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। सोमवार 24 फरवरी को बिलासपुर जिले के 131 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। पहले दिन बिलासपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में मौजूद 72 परीक्षा केंद्रों को सामग्रियों का वितरण किया गया, जबकि बचे हुए 59 केंद्रों को मंगलवार को सामग्री वितरित की जाएगी। सामग्री वितरण के दौरान सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम समन्वय केंद्रों में रखे गए थे। यहां से प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्री प्राप्त होने के बाद परीक्षा केंद्र से संबंधित थानों में इन सामग्रियों को रखा जा रहा है और परीक्षा के दिन इन्हें केंद्र से ले जाया जाएगा। बिलासपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी सामग्रियों को भेजा गया। सेंटर के लिए आज यहाँ व्यवस्था की टोटल हमारे 131 केंद्र हैं। उन 131 में से लगभग 72 केंद्र जो दूर दराज के थाने हैं उनका वितरण आज यहाँ से किया जाएगा। शेष जो स्थानीय थाने हैं उनका वितरण कल किया जाएगा। 1 मार्च से शुरू हो रही है सर परीक्षाएं, उसको लेकर क्या व्यवस्था है जिला शिक्षा में? 27 तारीख को हमारे यहाँ एक ब्रीफिंग का कार्यक्रम है, उसमें केंद्राध्यक्षों की मीटिंग ली जाएगी। यहीं MLB में होना है 11 बजे से। और रिज़ल्ट को बेहतर करने के लिए मिशन 90+ के तहत स्थानीय प्रशासन ने पूरी की पूरी व्यवस्था की थी पहले से हम लोगों ने। और जहां शिक्षकों की कमी थी या किसी कारण से शिक्षक अवकाश पे थे, वहां आसपास के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजा गया था। तो उम्मीद है इस साल रिज़ल्ट हमारा काफ़ी अच्छा है। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन हो गया है सर? हाँ, फ्लाइंग स्क्वाड का गठन हो चुका है। लगभग 60 टीमें बन चुकी हैं हमारी। हर बार की तरह ही सामान्य निर्देश है। हमारे यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं आई है, ना सामूहिक नकल के प्रकरण कभी कुछ बने हैं,
एक दो प्रकरण बनते हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाती है। परीक्षा काफ़ी फेयर होती है। परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उड़नदस्तों का भी गठन कर दिया गया है, जिससे परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण कराया जा सके। इसके अलावा जिला शिक्षा विभाग के द्वारा 27 फरवरी को सभी केंद्राध्यक्षों की भी एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्हें परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला शिक्षा विभाग ने इस वर्ष सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए 90+ के दृष्टिकोण से शिक्षा उपलब्ध कराई है, जिससे उम्मीद है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में जिला का परिणाम काफ़ी बेहतर रहेगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रेड न्यूज़, बिलासपुर। बिलासपुर के सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 4 छात्र छात्राओं को पकड़ लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पकड़े गए 2 छात्र और 2 छात्राओं को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि फरार आरोपी को उसके परिवार ने शहर से बाहर भेज दिया है। गौरतलब है कि 21 फरवरी को स्कूल के बाथरूम में हुए सोडियम ब्लास्ट में एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसका इलाज अब भी एक निजी अस्पताल में जारी है। जांच में सामने आया कि सभी आरोपी उसी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 छात्रों को आरोपी बनाया, जिसमें से एक फरार छात्र की तलाश जारी है। सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल में प्रकरण दर्ज की गई थी, जिसमें विवेचना पे लिया गया, जिसमें 5 नाबालिग छात्राएं उसमें सम्मिलित होना पाए गए थे, जिसमें से 3 बालिका और 2 बालक हैं, जिसमें से 2 बालिका एवं 2 बालक को अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और एक अभी फरार है। बिलासपुर वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ग्राम गुड़ी लोनियापारा में बड़ी कार्रवाई की है। वन मंडल अधिकारी सत्यदेव शर्मा और उप वन मंडल अधिकारी प्रहलाद यादव के निर्देशन में की गई इस छापेमारी के दौरान विजय लोनिया के घर से 1 लाख से अधिक की वनोपज और मशीनें जब्त की गई हैं। मौके पर 2 बढ़ई, चैतराम कश्यप और परशुराम पटेल अवैध रूप से बीजा की लकड़ी से चौखट बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इस दौरान 2 नग बीजा सिलपट, 27 नग बीजा चिरान, 2 HP कटर मशीन, राउटर, हाथ रमदा मशीन, हाथ कटर मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। वन विभाग ने इन सभी सामानों को सर्किल मुख्यालय भेज दिया है। मुख्य आरोपी विजय लोनिया फिलहाल फरार है, जबकि पकड़े गए बढ़इयों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए POR जारी किया गया है। वन विभाग को संदेह है कि यह गिरोह लंबे समय से अवैध लकड़ी तस्करी में संलिप्त था और आगे भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क। 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान, बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हम एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार खेल सहित NCC में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बोनस अंक देगा। ये बोनस अंक विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं एवं 12वीं के स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा में 10 से 20 अंक तक बोनस दिए जाएंगे। NCC, NSS, स्काउट गाइड साक्षरता कार्यक्रम के स्वयंसेवक एवं अनचयनित गतिविधियों में शामिल छात्रों को भी बोनस अंक का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने इसके लिए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर खिलाड़ियों की सूची मांगी है।
राज्य स्तर खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करने वाले को 15 अंक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों से पात्र छात्रों की सूची निर्धारित समय तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भेजें, ताकि परीक्षा के दौरान बोनस अंक जोड़ने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को खेल और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बोनस अंक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सभी स्कूलों से पात्र विद्यार्थियों की सूची 25 मार्च तक मंगाई गई है। इस योजना के तहत केवल भारतीय ओलंपिक संघ, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रमाणित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र ही पात्र होंगे। इसके अलावा एनसीसी के आरडी परेड, वायु सैनिक, नौसेना और थल सेना कैंप में भाग लेने वाले कैडेट्स को भी अंक दिए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को खेलों और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। हवाई सुविधा के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में बिलासपुर में कुछ शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई, तो वहीं आने वाले समय में यहां बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है, जिसके लिए एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। अगले महीने बिलासपुर एयरपोर्ट का डीपीआर और सिविल कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, जिसके बाद यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू किए जाने के बाद यहां से कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में यहां से कई प्रमुख महानगरों के लिए फ्लाइट सुविधा शुरू की जानी है, जिसके लिए एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। मौजूदा समय में यहां सिविल कंस्ट्रक्शन और डीपीआर का काम मार्च में ख़त्म होगा, जिसके बाद बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद बिलासपुर में रात के समय भी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। इससे कई प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा की सुविधा यहां प्रारंभ हो जाएगी। अगले महीने से हैदराबाद और बेंगलोर के लिए जहां फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है, तो मुंबई, चेन्नई सहित अन्य शहरों के लिए भी जल्द ही बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है। हमारे पास जो बिलासपुर में एयरपोर्ट है, इस पे डीवीआर हमें जल्द से जल्द मार्च में प्राप्त हो जाएगा और उस पर जो सिविल वर्क है वो भी हो जाएगा, तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास जल्द से जल्द बढ़ने वाली है। इसके साथ सिटीज़ 2.0 के अंतर्गत हमारा एक 4 क्वाड्रिलेटरल जो एग्रीमेंट है वो जयपुर में साइन होना है नेक्स्ट मंथ, जिसमें हमें वेस्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए 100 करोड़ प्लस केंद्र सरकार से मिलेगा। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें आगे बिलासपुर विकास के अग्रसर रहेगा। बिलासपुर एयरपोर्ट को सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट के रूप में तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिससे न सिर्फ बिलासपुर अंचल बल्कि प्रदेश भर के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार न सिर्फ यात्रियों की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में जलसों किरना फाटक के पास रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के लिए 26 फरवरी को डाउन लाइन में 3 घंटे 30 मिनट का रात्रि 1 बजे से 4:30 बजे तक और अप लाइन में 4 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण 26 फरवरी और 19 मार्च को बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर, रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर गेवरा रोड मेमू पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर, बिलासपुर रायपुर पैसेंजर, रायपुर जूनागढ़ रोड पैसेंजर, जूनागढ़ रायपुर रोड पैसेंजर, रायपुर कोरबा पैसेंजर रद्द रहेगी। 26 फरवरी और 19 मार्च झारसुगड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में ही समाप्त होगी। यह गाड़ी बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। यहाँ पे लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क। 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान, बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड मामले में अंतर जिला साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 14,25,000 रुपए की ठगी की थी। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और एसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में कोहका भिलाई निवासी राम कृपाल साहू और बैकुंठपुर निवासी जितेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ठगी के पैसे को सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग में खर्च किया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम और आधार कार्ड जब्त कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और साइबर ठगों के झांसे में न आने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ठगी की तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया है। बिलासपुर स्थित कश्यप कॉलोनी के कुंदरूबाड़ी में रविवार सोमवार की दरमियानी रात आपराधिक किस्म के युवकों ने कार और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामले में आगजनी का अपराध दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों की पतासाजी कर रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी में खड़ी कार का शीशा तोड़कर अज्ञात लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, युवकों ने कुंदरूबाड़ी में खड़ी एक्टिवा वाहन को भी आग लगा दी। यही नहीं, अज्ञात लोगों ने खड़ी ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कार्रवाई के लिए जुटी हुई है। मामले में कार मालिक पवन कुमार, विनय रजक, सुरेश देवांगन और तेजस्विनी शुक्ला ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रार्थी पवन नेदवानी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23-24 के दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की कार का शीशा तोड़कर उसमें आगजनी कर दिया गया है और उसके अलावा मोहल्ले में खड़े अन्य लोगों के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 107 दर्ज किया गया है। विवेचना की जा रही है। एक ही रात में कई वाहनों को आग के हवाले कर देने से लोगों में दहशत है। जिस स्थान पर कार खड़ी हुई थी उससे लगे खाली मैदान में रोजाना नशेड़ी युवक बैठकर वहां नशाखोरी करते हैं। मामले में पुलिस आसपास के आपराधिक किस्म के युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। हाल ही में बोदरी में हुई वारदात के बाद अब सिरगिट्टी के आश्रय परिसर में खड़ी कारों को आग के हवाले करने की घटना से लोगों में दहशत फैल गया है। शनिवार की रात अज्ञात बदमाशों ने संजय कुमार दुबे के स्विफ्ट डिजायर CG10 AD 8783 को आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं कुछ ही दूरी पर कुलदीप सिंह की कार BR01DO 1282 के पिछले हिस्से को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा तीसरी कार का सिर्फ ढका हुआ कपड़ा जल पाया। इसी रात नयापारा कृति नगर में चोरों ने गणेश कोरी और रौनक छाबड़ा की कारों की बैटरियां भी चुरा ली। बीते दिनों इसी इलाके में लाखों के आभूषण चोरी हुए थे, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। एक ही रात में आगजनी और चोरी की घटनाओं ने क्षेत्रवासियों को बेचैन कर दिया है, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। बिल्हा के पास छतौना में 12 दिन पहले आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच के दौरान 10 पेटी शराब गायब पाई गई, जिसके बाद आबकारी विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले हुई कार्रवाई में आबकारी विभाग ने 1000 पेटी शराब जब्त की थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। शराब की सप्लाई गोवा से भूटान के लिए की जा रही थी, लेकिन जांच में जब 10 पेटी शराब कम पाई गई तो मामला संदेहास्पद हो गया। आबकारी विभाग के अधिकारी छवि लाल ने 23 फरवरी को इसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार सैनी पर अमानत में खयानत के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी छवि लाल पटेल
ने एक लिखित आवेदन पेश किए हैं, जिसमें कि पूर्व में छतौना तरफ एक कंटेनर पकड़ाया था, जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। उसमें से 10 पेटी शराब गायब थी। उस संबंध में रिपोर्ट पर अमानत में खानत का धारा 316(3) के विरुद्ध कंटेनर चालक सैनी अन्य के विरुद्ध में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में ली गई। सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर उपचार के अलावा डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। ऐसे में किसी जूनियर डॉक्टर का शारीरिक उत्पीड़न बहुत ही गंभीर विषय है। बीते माह सिम्स में यौन उत्पीड़न की शिकायत का मामला सामने आया था। इसमें मेडिसिन विभाग के एचओडी पर जूनियर डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न व शोषण की शिकायत छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन से की थी। इस पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फेडरेशन ने संज्ञान लेने का आग्रह किया था। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सिम्स की जूनियर डॉक्टर एमडी मेडिसिन द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पिछले 8 महीने से मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पंकज टेम्भुरकर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और जबरन फोन तोड़ने की घटना होने की जानकारी दी। अन्य छात्राओं ने भी विभाग अध्यक्ष के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। धारा 351, 74, 78 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग से उतई रोड पर धान से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में 725 बोरी धान लोड था और वह घोटवानी के पास धान खरीदी केंद्र से सेलूद स्थित राइस मिल जा रहा था। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक के ओवरहीट होने से यह आग लगी है। ट्रक का टेम्परेचर मीटर खराब होने के कारण ओवरहीट की जानकारी समय पर नहीं चल सकी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी रही। ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।